अभी कुछ दिन पहले ओवैसी अपने ऊपर हुए हमले को लेकर संसद ने भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ग्रुप है जो रेडिकलाइज हो चुका है। उस वक़्त मैंने इस बात पर कुछ खासी तवज्जो नहीं दी, लेकिन कल से कर्नाटक का जो एक वीडियो वायरल हो रहा है तो मुझे यकीन हो गया कि ओवैसी सही कह रहे थे। बात 27 दिसंबर 2021 की है। कर्नाटक के उडुपी जिले के प्री गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स, इस कॉलेज की 8 मुस्लिम छात्राओं ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन ने उन्हें क्लास में हिजाब पहनने से रोक दिया है। 15 जनवरी से हिजाब प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी आने लग गईं। अब धीरे धीरे कर्नाटक में माहौल बदलने लग गया। मंगलोर से तस्वीरें आईं कि मुस्लिम दुकानों के बाहर पोस्टर लगे हुए थे कि इन दुकानों से हिंदू कुछ भी न खरीदे। हिंदू छात्र भगवा गमछा पहनकर कॉलेज में आए। कई जगहों पर ऐसा हुआ। उडुपी जिले के ही बिंदूर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में बजरंग दल के लोगों ने जबरदस्ती छात्रों को भगवा पहनाया। 3 फरवरी को कर्नाटक के कई कॉलेजों में हिजाब पहनी मुस्लिम छात्राओं को गेट पर ही रोक दिया जाता है। और उसके बाद वो वीडियो जिसने पूरी सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया। एक लड़की जो बाइक से उतरती है और कॉलेज की तरफ आगे बढ़ने लगती है। दर्जनों भगवा पहने हिंदू छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। उसे रोकना चाहा, उसे चिढ़ाना चाहा। जवाब में उस लड़की ने भी अल्लाह अकबर के बुलंद नारे लगाए और उन लोगों का डट कर जवाब दिया। और बहुत से वीडियो आ रहे हैं, जिसमें से एक वीडियो ये कि जिसमें एक छात्र के हाथ में भगवा झंडा है जो कि उसे लहरा रहा है। बताया यह गया कि तिरंगे को उतार कर इस भगवे झंडे को लहराया गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 7 फरवरी को कर्नाटक में हिजाब के समर्थन में प्रोटेस्ट भी किया। अब बात करते हैं असल टॉपिक पर। ये लोग हिजाब का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि ये इस्लाम का प्रचार है। और इसका सबूत ये है कि तेलंगाना बीजेपी के एमएलए राजा सिंह कहते हैं कि अगर आपको अपने मजहबी चीज़ों पर अमल करना है या हिजाब पहनना है तो आप अपने अलग स्कूल और कॉलेज बनाइए और उसमें जाकर पढ़िए। ये एमएलए हैं, ये कानून निर्माता हैं, इन्होंने संविधान की शपथ ली है। इनको शायद अंदाजा भी नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं। मतलब इनका कहना ये है कि अगर आप मुसलमान हैं और अपने मजहब पे अमल करते हैं तो आपको हिंदुओं के साथ स्कूल और कॉलेज में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। आपको अलग से अपने स्कूल और कॉलेज बनाने चाहिए और वहाँ जाकर पढ़ना चाहिए। इस बात में मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आता है कि मुल्लाह को है हिंद में सजदे की इजाज़त, मुल्लाह को है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादा ये समझता है इस्लाम है आज़ाद। बीजेपी एमएलए राजा सिंह की ये थ्योरी 2 नेशन थ्योरी का पहला स्टेप है। ये सब कुछ जो हो रहा है और जो ये सब कुछ हम देख रहे हैं, ये सब बस इसीलिए हो रहा है कि बहुसंख्यक समाज मुसलमानों को अछूत समझता है। बहुसंख्यक समाज के मोस्टली लोग मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये फैक्ट है। मेरे एक मित्र हैं जौहर साहब, वो फेसबुक पर लिखते हैं एक औसत मुसलमान से पूछिए कि गणेश कौन है, वो बता देगा। नवरात्र कब होते हैं, वो बता देगा। शिव जी की पत्नी कौन है, वो बता देगा। लेकिन बहुसंख्यक समाज के लोग मुसलमानों के बारे में कितना जानते हैं? ईमानदारी से बताइएगा, क्या कभी आपने मुसलमानों को करीब से जानने की कोशिश की या सिर्फ टीवी और शाखा में बताए जाने वाले मुसलमान को ही मुसलमान समझा? अगर हाँ, तो हजारों साल एक ही मुल्क में साथ रहने के बावजूद आप मुसलमानों के बारे में अभी तक कुछ नहीं जान पाए। एक न्यूज़ चैनल में खबर सुनी जिसमें यह कहा गया कि एक गांव की गैर मुस्लिम लड़की को उर्दू से इतना लगाव था कि उसने पूरी कुरान पढ़ डाली। इतने साल साथ रहने के बावजूद आप हमारे बारे में इतना ही नहीं जान पाए कि कुरान उर्दू में नहीं अरबी में होता है। तो भला हम आपसे ये कैसे उम्मीद लगा लें कि आप हमें अपने जितना ही बराबर इस मुल्क का शहरी मानेंगे? इतने साल साथ रहने के बावजूद जब अभी तक आप यही नहीं समझ पाए कि मुहर्रम हैप्पी नहीं होता है तो आपसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? जब हर साल आप आखिरी रोजे पर अपने दोस्त से ये पूछते हैं कि ये कौन सी ईद है, मीठी ईद या गोश्त वाली, तो आप अपने और अपने उस दोस्त के बीच फासले को और बढ़ा देते हैं। दिल्ली के मालवीय नगर में एक इलाका है खिड़की स्टेशन। वहाँ पर कुछ अफ्रीकी लोग रहते हैं। उन लोगों का रहन सहन बिल्कुल अलग है। वहाँ के स्थानीय लोग उन अफ्रीकी लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, सिवाय इसके कि वो लोग ड्रग्स लेते हैं और साइबर क्राइम करते हैं। यही उनकी पहचान है और लोग उन्हें ऐसे ही जानते हैं क्योंकि लोगों ने कभी उन्हें करीब से जानने की कोशिश ही नहीं की। मत कीजिए, वो लोग तो इस मुल्क के हैं नहीं,
एक दिन इस मुल्क से चले जाएंगे, लेकिन मुसलमान इसी मुल्क का है और यहीं पैदा हुआ और यहीं मरेगा आपके साथ। मुसलमानों को मालवीय नगर का अफ्रीकी मत बनाइए, क्योंकि जिसके बारे में आप कुछ जानते नहीं हो उसको आप हमेशा शक की निगाहों से देखते हो। तो मुझे इसके बाद कोई हैरानी नहीं होती है कि आप शाहरुख खान की फूक को थूक समझते हो। तो मुझे कोई हैरानी नहीं होती जब आप हिजाब पहनी मुस्लिम छात्राओं को देखते हो और ये समझते हो कि ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो लिहाजा हमें इनके विरोध में इनको क्लास में नहीं बैठने देना चाहिए, हमें भगवा वस्त्र पहन के आना चाहिए, हमें जय श्री राम के नारे लगाने चाहिए। और मेरी इस बात को याद रखिएगा कि ये टू नेशन थ्योरी का पहला स्टेप है। फिर क्यों आप नसीरुद्दीन शाह को इस बात को लेकर गलत कहते हैं कि उन्होंने कहा कि ये मुल्क सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। और प्रशासन भी उन भगवा ग्रुप्स पर इसीलिए कार्रवाई नहीं कर रहा है क्योंकि उन प्रशासन में बैठे लोगों को भी यही लगता है कि ये जो मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन कर आ रही हैं ये दरअसल अपने मजहब का प्रचार प्रसार कर रही हैं और हमें चिढ़ा रही हैं। तो उसके विरोध में ये भगवा ग्रुप के लोग जो ये हरकतें कर रहे हैं वो सही है। और मेरी इस बात को याद रखिएगा कि इससे भारत के अस्तित्व को खतरा है। अगर आप इसी तरह भारतीय मुसलमानों को शक की निगाहों से देखोगे तो इस 2022 के भारत को 1947 का भारत बनते हुए देर बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और मेरा सवाल उन विपक्षी सेकुलर पार्टियों से है जो मुसलमानों का वोट लेती हैं लेकिन वो अभी साइलेंट हैं। बोल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जो कि बीजेपी एजेंट हैं, बट जो सेकुलर पार्टीज खामोश हैं वो एंटी बीजेपी हैं। और मैं सलाम पेश करता हूं अपनी उन बहनों को जो जालिमों के खिलाफ डट कर खड़ी हुई हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक का करम आप तमाम बहनों के शामिल हाल हो। और लास्ट में एक गुजारिश करना चाहूंगा मुसलमानों से भी कि कभी भी अपनी मजहबी पहचान को खुद से अलग मत करिएगा। आपकी मजहबी पहचान आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत शुक्रिया।